आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम कल जो है कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन जो है कुछ क्वेश्चन फिर मिल गया है, तो इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बात करेंगे, फिर कुछ मैसेज आए थे बच्चों के, उनके भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी जो है आज ठीक है पूरा करेंगे। क्वेश्चन जो है हम जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको समझ में पूरा आएगा। ठीक है, बस शब्द क्या है, ध्यान से आपको सुनना है। क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं कि द डिजायर्ड, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मिक्स इज 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मिक्स इज 20 न्यूटन या 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अर्थात ये कह रहे हैं कि डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है किसी भी कंक्रीट का, और वो कितना है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 न्यूटन पर एम स्क्वायर फॉर 150 mm या 150 mm साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। अर्थात ये कह रहे हैं क्या कि एक कंक्रीट क्यूब है जिसका साइज 150 mm दिया गया है, और इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो रहा है, डेविएशन का होता है बदलाव, परिवर्तन, अर्थात ऊपर भी हो जाए नीचे भी हो जाए। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जब हम इस पे फोर्स लगा के लोड लगा के चेक किया गया तो उसमें जो वेरिएशन हो रहा है उस वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, और वो हमारा ले रहा है कितना 4 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अर्थात आप कह सकते हो कि यह एक प्रकार से वर्किंग स्ट्रेस की भांति भी कार्य कर रहा है। किसके भांति कार्य कर रहा है? वर्किंग स्ट्रेस की भांति कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था वो था हमारा 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन जो हुआ इसका हुआ 4 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एक 150 mm क्यूब पर। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है एंड कोएफिशिएंट k इज इक्वल टू 1.645 एंड द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब विल बी नियरली। ठीक है, ये k का मान भी दिया गया है, और ये फिर कह रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, किसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, क्यूब की स्ट्रेंथ क्या होगी, क्यूब का स्ट्रेंथ उसके नियरली बताना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है, हम कहेंगे डिजायर स्ट्रेंथ पता है, क्या डिजायर स्ट्रेंथ पता है, और हमने उसको मान लिया क्या है ये FCK। ठीक है, डिजायर्ड स्ट्रेंथ क्या है, डिजायर्ड स्ट्रेंथ के बारे में आप जब लिमिट पढ़ेंगे थोड़ा सा तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिजायर्ड मतलब ये होता है जैसे हम वर्किंग निकालते हैं, ठीक है, एक सेफ्टी फैक्टर से भाग करके, उसी प्रकार से डिजायर स्ट्रेंथ भी निकालता है, डिजाइन स्ट्रेंथ भी निकाला जाता है। क्लियर हो? तो लिमिट स्टेट पे आएगी, इसको समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर लगा लेते हैं, FCK इक्वल टू जो है दिया गया है वो दिया गया है कितना 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है उसको हम मान लेते हैं सिग्मा C। ठीक है, कंक्रीट में जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा कितना है 4 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, k का मान इसमें दे रहा है, k का मान कितना दिया गया है, k का मान जो इसमें दे रहा है वो दे रहा है 1.645। ठीक है, और इसमें हमें क्यूब की स्ट्रेंथ को बताना है। किसको बताना है? इसमें क्यूब की स्ट्रेंथ को बताना है। हाँ, ये चीज जो है ये IES 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, IES 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए क्वेश्चन हो जाएगा सब। हम यहाँ पर जानते हैं क्यूब का जो स्ट्रेंथ होगा, सिटी में भी पढ़े होंगे, जो क्यूब का स्ट्रेंथ होता है वो हमारा होगा FCK प्लस k इंटू सिग्मा C। FCK का जो मान हमारा है वो है हमारा 20, ठीक है, प्लस k का मान रखेंगे, k का मान हमारा 1.645, और सिग्मा C का मान यहाँ पर कितना है 4। हाँ, यहाँ पर बात करेंगे, कभी कभी इसी को चेंज करके, ठीक है, इसकी यूनिट चेंज कर देता है, और जब यूनिट चेंज कर दिया तो हमें सेम यूनिट में लेना है, और सेम यूनिट के लिए हम कहेंगे क्या कि इन सभी यूनिट को हम बराबर करेंगे, गुणा भाग जो भी करना है आप करिए। ठीक है, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने से आपको कुछ मिलेगा 20 प्लस 1.645 इंटू 4, ये आपका रहा है 26.58। कितना रहा है ये 26.58। इसके नियरली जो भी आपका मिल रहा है वैसा ही होगा। अब बात ये कि इसका यूनिट क्या होगा, तो जो ऊपर यूनिट है वही यहाँ पर भी होगा, अर्थात न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, क्यूब की जो भी स्ट्रेंथ हम निकालते हैं वो हम कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अब ये चीज हम आपको बताया था कि ये 3 क्यूब ले रहे हो तो इसका जो भी, ठीक है, स्ट्रेंथ में वेरिएशन होता है, या इंडिविजुअल स्पेसिमेन का जो भी स्ट्रेंथ होगा वो लगभग 15% का वेरिएशन हो सकता है, या पीछे हम आपको क्या बताएं वहाँ पर। ठीक है, बाकायदा क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से हो जाएगा।
ये आपका आंसर आ जाएगा 26.58 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसकी क्या होगी स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्लियर हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहे हैं कि ए रेक्टेंगुलर बीम 200 mm वाइड हैज एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 350 mm। ये कह रहे हैं क्या कि एक रेक्टेंगुलर बीम है। ये क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका है ये भी आपका IAS 2019 का, ठीक है, 2019 का 2019 IAS में पूछा गया था ये क्वेश्चन। उठा के देखते हैं। यहाँ पर है रेक्टेंगुलर बीम 200 mm वाइड हैज एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 350 mm। एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी चौड़ाई 200 mm, इफेक्टिव डेप्थ जो है वो हमारा कितना है 350 mm, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ, ठीक है, 24,000 न्यूटन मीटर। ये क्या कह रहे हैं कि इस पर 24,000 न्यूटन मीटर का एक बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है। क्लियर, ये आ रहा है। हम कह रहे हैं जनरेट नहीं हो रहा है। अगर जनरेट होता या हम कहते स्ट्रेस के आधार पर हम निकालते तो क्या निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन ये कह रहे हैं क्या कि एक आयताकार धरन है, इसकी चौड़ाई और गहराई दे दी है और फिर कह रहे हैं कि इस पर इतना बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है। क्लियर हो। फिर हम आगे क्या देख रहे हैं, ले गया है द परमिसिबल स्ट्रेस आर, ठीक है, सी का मतलब कंक्रीट। परमिसिबल स्ट्रेस आर कंक्रीट का यहाँ पर कितना ले रहे हैं 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड टी का मतलब यहाँ पर टेंशन, ठीक है, अर्थात टेंशन में स्टील बढ़ता है और स्टील का जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो दिया गया है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ पर। एंड स्मॉल m इज 18, अर्थात स्मॉल m क्या है मॉडुलर रेशियो। स्मॉल क्या है यहाँ पर मॉडुलर रेशियो है। अब मॉडुलर रेशियो का मान आपको मिल रहा है कितना 18। द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्स विल बी, यहाँ पर कह रहे हैं कि टेंसाइल रेनफोर्स में जो भी रिक्वायर या टेंसाइल रेनफोर्समेंट की जो रिक्वायर्ड है या आवश्यकता है उसका एरिया यहाँ पर ज्ञात करना है। बता क्लियर हुआ। तो सिंपल है, क्या क्या पता है हमें, किसी भी बीम की गहराई पता है, चौड़ाई पता है, इस पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ये भी हमें पता है, ठीक है। तो क्या हम निकाल नहीं पाएंगे, निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है इतने बड़े एग्जाम में पूछ रहा है तो इसका मतलब कुछ लॉजिक जरूर होगा और आप लोग वहीं पर गलती करते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को कंसेप्ट को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है, क्वेश्चन के कंसेप्ट को ध्यान समझते हुए चलिएगा। हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बीम बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी चौड़ाई और गहराई जो क्वेश्चन में लिया गया है उसी हिसाब से हम ले लेते हैं। यहाँ पर एसटी है, यही एसटी आपको निकालना है, पता नहीं है कितना है, ठीक है। अब बी का मान जो ले गया है वो 200 mm, इफेक्टिव डेप्थ ले गया है 350, 200 है और यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ जो आपका लिया गया है वो ले गया है 350। कितना लिया गया है वो 350 mm, बता सकते हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इसमें जो स्ट्रेसेस हैं, परमिसिबल स्ट्रेस जो आपका मान दे रहा है वो सी का मान ले रहे हैं, दे रहे हैं क्वेश्चन में, मान नहीं रहे हैं, क्वेश्चन में दे गया है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड टी इज इक्वल टू दे रहा है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बता रहे क्लियर हुआ है। सी का मान मिल गया, टी का मान मिल गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो सी है कंक्रीट को दर्शा रहा है, अर्थात इसको हम सिग्मा सी भी कह सकते हैं और इसको जो हम कह सकते हैं वो हम क्या कह सकते हैं सिग्मा एस टी। इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर सिग्मा एस टी। बता रहे क्लियर हुआ है। फिर स्मॉल एम का मान भी दे रहा है, स्मॉल एम का मान भी दे रहा है और स्मॉल एम को हम कहते हैं मॉडुलर रेशियो और उसका मान कितना गिवन है यहाँ पर 18। बता रहे क्लियर हुआ, ठीक है। फिर और कुछ भी दे रहा है बेंडिंग मोमेंट, और कुछ दे रहा है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट दे रहा है। ये इस पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो आ रहा है 24,000 न्यूटन इनटू मीटर। बता रहे क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये इस धरन पर आ रहा है, क्लियर हो नहीं यहाँ से। अब हम बात करेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पहले हम देखें। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस बेंडिंग मोमेंट के बराबर हो जाए या अधिक हो जाए तब तो धरन हमारा सेफ रहेगा, अन्यथा धरन हमारा क्या होगा फेल कर जाएगा। तो थोड़ा सा हम पहले डेरिवेट करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, फिर वहां पर हम दिखाएंगे। तो हमें क्या क्या निकालना है, इसमें एएसटी का मान निकालना है और ये एएसटी हमारा कैसे निकलेगा थोड़ा सा हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि हम एक्स सी का मान निकाल सकते हैं। एक्स सी इज इक्वल टू के इंटू डी और के यहाँ पर बताइए 140 है, इसके लिए एफ ई हमारा कितना हो जाएगा 250, ठीक है। और 250 एफ ई के लिए के का मान कितना होता है
बताओ भाई 0.4 कितना होता है वो 0.4। अगर आप लोग करेंगे 0.4 इंटू डी का मान आपका दिया गया है 350 इज इक्वल टू हम करेंगे ये लगभग 140 mm के आसपास आएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जितना आपका आएगा उतना उठा के रखना, जरूर नहीं कि हम जो रखे हैं, ठीक है, आप अपना उठा करके रखिए, सॉल्व कीजिए इसको, जो आ रहा है उसको आप रखिए। एक्स का मान लिखिए, एक्स का मान मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि एम आर का मान भी तो हम निकाल सकते हैं। एम आर का मान कैसे निकालोगे, क्यू बी डी स्क्वायर, और यहाँ पर हम रखेंगे क्यू बी डी स्क्वायर। हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ क्या देख रहे हैं, आपको भी देखना चाहिए कि क्यू का मान डिपेंड करता है स्टील और कंक्रीट के ग्रेड पर। स्टील का जो यहाँ पर स्ट्रेस लेगा 140 अर्थात जो भी ग्रेड होगा वो होगा 250। बता भाई होगा कि नहीं होगा यहाँ से। कंक्रीट का जो ग्रेड यहाँ पर लिया गया है 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, नहीं, कंक्रीट का जो परमिसिबल स्ट्रेस यहाँ पर ले रहा है वो ले रहा है 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। जब कंक्रीट में उत्पन्न स्ट्रेस 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ रहा है तो हम जानते हैं कि वह कंक्रीट किस ग्रेड का होगा, M50 किसका होगा, M15 अर्थात M15 ग्रेड का कंक्रीट होगा, ठीक है। और जब M15 ग्रेड कंक्रीट पता हो गया, ठीक है, अब Fe 250 स्टील हमें पता चल गया, हम Q का मान निकाल सकते हैं और यहाँ पर जो Q का मान आएगा वो आएगा 0.87। क्लियर हुआ, ये हम पूरा बाकायदा लिखा दिए, वहां से आप याद कीजिए, ठीक है, 0.87। और उसके बाद हम B का मान रखेंगे, B आपका कितना पता है 200, D का मान यहाँ पर कितना है 350 स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है देख लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर कर दे रहे हैं 0.87 इंटू B इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ रहा है 2131 5, ठीक है, ये आपका आ रहा है न्यूटन मीटर। बताओ क्लियर हुआ, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो न्यूटन mm में आएगा, जब आप सॉल्व करोगे न्यूटन mm में आएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर ये mm लिए हो, यहाँ पर भी mm लिए हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जब दोनों जगह mm ये भी mm में आएगा, यहाँ पर 3 0 रहता है, mm को उठा करके क्या करना है मीटर में कन्वर्ट कर देना और वहां से आपका ये कुछ मिल जाएगा। क्लियर हुआ, अब यहाँ से आपका कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, ध्यान देना। बात यह आती है कि हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक धरन, ये हमारे पास क्या है एक धरन, इस धरन की जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इस धरन की जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना है 21,315 न्यूटन मीटर। बता भाई क्लियर होगा नहीं, ठीक है, 21,350। अगर यहाँ पर कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा बेंडिंग मोमेंट, हम कहेंगे 24। इनकी जो संभालने की क्षमता है वो इतना है 21,31,5, अर्थात हम कह सकते हैं ये 21,315 न्यूटन मीटर का ये संभालेंगे। लेकिन हम किस पे डाल कितना रहे हैं इतना। अब बता भाई क्या यह धरन सेफ रहेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं सेफ रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई इनकी जो क्षमता है उस क्षमता से ज्यादा इस पे हम बेंडिंग मोमेंट डाल रहे हैं तो हम कहेंगे ये फेल कर जाएगा। अब बता भाई हम यहाँ पर क्या जानते हैं, हम यहाँ पर जानते हैं कुछ, क्या जानते हैं, हम कहेंगे क्या कि एम आर का मान अगर कम हो रहा है बेंडिंग मोमेंट से, ठीक है, तो इसका मतलब हम सीधा यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी सेक्शन होगा, यहाँ पर जो भी सेक्शन होगा वह ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। क्या होगा, वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। क्लियर होना से देखो संभालने की क्षमता कम है, आप इस पे ज्यादा रहा है, तो ऐसे केस में हम सेक्शन कैसे करेंगे, ओवर रेनफोर्स सेक्शन की डिजाइन करेंगे। और जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन की डिजाइन करेंगे तो वहां पर हम जानते हैं कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, लेस किसके, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यहां हम कहेंगे कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। सेक्शन आपका कैसा होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। क्लियर हो यहाँ पर। फिर हम जानते हैं कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील को यदि फुल यूटिलाइज किया जाता है तो कंक्रीट ऐसी अवस्था में फेल कर चुका रहता है, तो सेक्शन तो हमारा फेल कर गया। अब हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसा करो कि कंक्रीट को फुल यूटिलाइज करा दो। जब हम कंक्रीट को फुल यूटिलाइज कराते थे तो वहां पर हम देखते थे कि स्टील फुल यूटिलाइज नहीं होता था, अर्थात स्टील के पूरे स्ट्रेस को हम यूज में नहीं ला पा रहे थे। क्लियर हुआ। जब स्टील के पूरे स्ट्रेस को हम यूज में नहीं ला पा रहे हैं तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जितना स्टील का हम स्ट्रेस यूज कर रहे हैं उसी के आधार पर एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकाला जाएगा। मतलब क्लियर हुआ। इतना समझ में आया कि नहीं आया, अगर इतना समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ रहे हैं
और फिर यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि हम कुछ यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम भी खींच देते हैं। हम इसका कुछ स्ट्रेस डायग्राम भी खींच देते हैं, ठीक है। जब स्ट्रेस डायग्राम खींचेंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो भी डायग्राम खींच रहे हो, यहाँ पर हम खींच रहे हैं, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है और ये कुछ हमारा इधर की ओर बढ़ता है। ये क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम कंक्रीट वहाँ यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। और जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो हम उसके लिए जानते हैं कि एक्स ए का मान अधिक होगा किससे, एक्स सी से। कितना अधिक होगा हम निकालेंगे, अभी निकालेंगे कितना अधिक होगा। भाई जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हम कैसे स्टील की क्वांटिटी बता सकते हैं या स्टील में कितना स्ट्रेस हो बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो ये एक्स हम निकालेंगे और मान लेते हैं ये एक्स ए आपका कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और हम कंक्रीट को फुल यूटिलाइज करा रहे हैं और ऐसे केस में स्टील आपका फुल यूटिलाइज नहीं होगा और इसको हम बोल देते हैं क्या है, सिग्मा एस टी डैश। कितना है यहाँ पर, सिग्मा एस टी डैश। अब अगर हम पूरे की बात करेंगे, अगर हम पूरे की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, सिग्मा एस टी। अच्छा, अगर हम स्टील को फुल यूटिलाइज कराते तो कंक्रीट तो खत्म हो चुका रहता है, मतलब सेक्शन क्या फेल कर गया। ये आपको बहुत तीव्र गति से करना है, बस हम यहाँ पर समझा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। नहीं तो केवल 2 मिनट का क्वेश्चन है, बस केवल 2 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया कि देख लिया ओवर रेनफोर्स सेक्शन था। अब ऐसे में स्टील अपना पूरा स्ट्रेस यहाँ पर नहीं यूटिलाइज करेगा, उसके लिए हम यहाँ पर निकालेंगे ये कितना यूटिलाइज कर रहा है। तो उसके लिए हम कहेंगे भैया हमें जरूरत है किसका, एक्स ए का। किसकी जरूरत है, एक्स ए का। अब एक्स ए के लिए हम फार्मूला कुछ जानते हैं, क्या, bx²/2 इज इक्वल टू mast इंटू डी माइनस एक्स। क्या यहाँ पर एस टी पता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं पता। जब एस टी नहीं पता है तो क्या हम एक्स ए का मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्यों, हमने कहा कि हमारी जो क्षमता है कम है, आने वाला लोड ज्यादा है और उसी आने वाले लोड के लिए हमें बीम का डिजाइन करना है। तो क्यों ना उसी आने वाले बेंडिंग मोमेंट के आधार पर एक्स का मान निकाला जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं यम आर इज इक्वल टू क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट ये होता है, और यम आर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो हम जानते हैं dx सिग्मा cv बाय 2 होता है और इनटू में z और इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट। और ठीक है, इसको हम खोल देते हैं, b का मान आपको पता है 200, x हमें निकालना है और इसको हम लिख देते हैं क्या यहाँ पर xa/2। सिग्मा cv का मान आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। c इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लिखा 5 इंटू जेड का मान लिखेंगे और जेड का जो मान आता है 0.90, कितना होता है वो 0.90, ठीक है 0.90। या आप कह सकते हो कुछ इस प्रकार से तोड़ भी सकते हो, ठीक है। एक्स ए मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और इज इक्वल टू 24,000 न्यूटन mm में है, ठीक है। अगर mm में करना चाहो 10³ से गुणा कर देना, ये न्यूटन mm हो जाएगा, इधर भी आपका न्यूटन mm है। यहाँ से पक्षांतर करिए, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाइए और एक्स ए का मान निकालिए, बता भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो एक्स ए का मान यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, एक्स ए का मान कितना आएगा निकाल लेना सभी लोग, ठीक है। जो आएगा उठा के रखना, हमारे ख्याल से जो आ रहा है वो 162 mm के आसपास आ रहा है, ठीक है 162 अर्थात 162 के आसपास आ रहा है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वहां से आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल मिल जाएगा, क्लियर होना से। अब बात आती है कि जो हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल था, जो कि हम फैक्टर के आधार पर लिए थे, वो आया था 140। जब एक्चुअल पे हमने देखा तो हमारा आ गया 162, क्लियर हुआ। तो हमें पता चल गया कि एक्स इज ग्रेटर देन क्या, एक्स सी, क्लियर हुआ। सेक्शन ओवर रेनफोर्स है, सेक्शन ओवर रेनफोर्स है, अर्थात हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को लेकर चलेंगे और फिर यहीं पर हम लगाएंगे क्या, सिग्मा एस टी का मान निकालने के लिए। किसका मान निकालने के लिए, सिग्मा एस टी का मान निकालने के लिए। तो हमने कुछ फार्मूला पढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक ये है एक्स ए, ये है यहाँ पर सिग्मा सी बी, क्लियर हुआ। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना था डी, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस जो आएगा वो होता है डी माइनस एक्स, बताओ निकाल पाएंगे। यहाँ पर हम स्ट्रेस या कंक्रीट के समतुल्य करेंगे या इक्विवेलेंट करेंगे
तो यहाँ पर हम बटे में कितना कर देते हैं यम, अर्थात सिग्मा सी बी अपान एक्स एज इक्वल टू सिग्मा एस टी अपान यम, हाँ डैश करेंगे और डी माइनस एक्स। बता रहे क्लियर हो। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सिग्मा सी बी का मान आप 5 रखिए, एक्स ए का मान 162 पॉइंट में जो भी आया रख लीजिएगा अपना, इज इक्वल टू सिग्मा एस टी डैश आपको निकालना है, यम का मान पता है 18, डी का मान आपका है 315 माइनस एक्स का मान है आपका 162। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सिग्मा एस टी डैश का मान निकलेगा, सिग्मा एस टी डैश का मान निकलेगा यहाँ से, और वो मान जो आपका आ रहा है, ठीक है, सॉल्व कीजिए 140 से कुछ कम आना चाहिए। इससे 140 से कुछ कम आना चाहिए। हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व तो कर लोगे, चलिए छोड़ देते हैं, ठीक है, सॉल्व करिएगा इसको। ये जो आएगा 140 से कम आएगा, क्योंकि 140 पूरे में है, 140 पूरे में है, ये इतना कम है मतलब उससे कम आएगा कुछ, ठीक है। हमने कुछ निकाला था 104 इंटू, ठीक है, 104.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इतना हमारा आया है। आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, अपना सॉल्व करना सबका आता है, ठीक है। अब बता भाई एक्स ए का मान निकाला, एक्स ए का मान के बाद हमने सिग्मा एस निकाल लिया कि एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में इतना स्ट्रेस ही यूज होगा, स्टील का इतना ही स्ट्रेस यूज होगा। हमने इसको क्यों निकाला? क्या हम 140 भी नहीं निकाल सकते थे? हमें बिल्कुल निकाल सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि संभालने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम 140 स्ट्रेस लेकर के चलेंगे तो इसका मतलब एरिया का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि एक्चुअल में जो स्ट्रेस वो बियर कर रहा है कितना कर रहा है? 104। जब स्ट्रेस कितना बियर कर रहा है तो जाहिर बात है स्टिक मान बढ़ना चाहिए। नहीं समझ में आया? तो देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है वो स्ट्रेस और इनटू क्या होता है? एरिया। अब अगर फोर्स को कांस्टेंट हमने किया या फोर्स को हमने, ठीक है, चेंज करना है, चलो पहले कांस्टेंट है, फोर्स को हमने कांस्टेंट किया तो हम कहेंगे कि अगर इसको कम कर रहे हैं तो इसको बढ़ाएंगे, और इसको अगर कम कर रहे हैं तो इसको बढ़ाएंगे। हमने कहा कि इसको हमने बढ़ा दिया, मान लिया 140। अब ऐसे केस में ए का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि स्टील जो आपका है वो बहुत ही, ठीक है, या हम कहेंगे पूर्ण रूप से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, अर्थात कम यूटिलाइज हो पा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सिग्मा का मान तो कम हो रहा है, और जब सिग्मा का मान कम हो रहा है तो हमें ए का मान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें एक्चुअल सिग्मा एस टी की जरूरत पड़ी। इधर वहां पर समझ में आ चुका है, ठीक है। तो वहां से बिल्कुल समझ लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा पूछेगा, हम उसको जो है डाउट क्लियर करेंगे यहाँ से। इतना निकला। अब यहाँ से हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या कि जब AST की बात हम करते हैं तो कहेंगे हमारे इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा एस टी इंटू जेड। अब बात आती है कि सिग्मा एस टी कौन सा लिया जाएगा, तो हम कहेंगे एक्चुअल वाला, एक्चुअल वाला सिग्मा एस टी लिया जाएगा। बात आती है यहाँ पर हमारा कौन सा लिया जाएगा, तो हम कह रहे हैं कि भैया जो इसके संभालने की क्षमता थी वो कम थी, आने वाला मोमेंट ज्यादा था, तो हम उस आने वाले के आधार पर करेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर हमने देखा है कि ये सेक्शन आपका ओवरलैंड फोर्स हुआ है। बता भाई क्लियर हो यहाँ से? तो वही चीज में आप देख लेते हैं, और फिर आप कहेंगे क्या कि अब जो AST इज इक्वल टू आएगा, ठीक है, वो लिखेंगे क्या? बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बेंडिंग मोमेंट। ये पर ले लेते हैं बेंडिंग मोमेंट, और ये आपको हो जाएगा सिग्मा एस टी डैश, और यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो लिख देंगे ये ना, ठीक है, न्यूटन mm में हो गया है। अब पूरे बटा इसका मान लिखेंगे सिग्मा एस टी के हमारा कितना है 104.2, और जेड का मान 0.9 इंटू 350, ठीक है, वही निकाल लीजिए। डी माइनस एक्स अपान 3 कहाँ गया भाई? निकाल दिए, हटा दिए, ठीक है। टेबल से भी रख सकते हो, यहाँ से भी उठा के रख सकते हो, ठीक है, जिसमें भी आपको उचित पड़े, जिसमें भी आपको आसान पड़े निकाल लेना। अब इसको जब सॉल्व करोगे एसटी का मान, तो ये आपका 760 या 65 के आसपास आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर लेना, ठीक है। हम यहाँ से देख लेते हैं इसका जो मान आया है, सॉल्व कर लेना अपना। 1 mm 2 mm का इधर उधर अगर हो रहा है तो उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कितना mm², ठीक है, इसी के आसपास आना चाहिए। बता क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। आइए 2019 में पूछा भी गया है, बहुत आसान है, कर भी सकते हो, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए इतना लंबा ले गए नहीं थे, 2 या 3 मिनट का क्वेश्चन है, 2-3 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो।
क्लियर हुआ। उसके लिए क्या चाहिए कि आपका कंसेप्ट एकदम क्या होना चाहिए, बैठे होना चाहिए। कंसेप्ट आपको बैठा होना चाहिए कि हमने ये चीज किया तो हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो ये चीज अपना कंसेप्ट अपना पहले बैठाइए, कंसेप्ट बैठ जाएगा तो क्वेश्चन आराम से आपका हो जाता है। क्लियर हो। चलिए एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को हम उठाते हैं। ठीक है, ये भी शायद 18 में पूछा गया था, उसी का है ये भी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, द परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 8.5 न्यूटन पर mm²। ये क्या कह रहे हैं कि M25 ग्रेड की कंक्रीट है, इसकी जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आपका दिया गया है 8.5 न्यूटन पर mm²। बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अर्थात सिग्मा सी बी। क्लियर हो। M25 का सिग्मा सी बी यहाँ पर कितना लेते हैं 8.5, ये तो लेते हैं 8.5। ठीक है, या फिर निकाल देते हैं। फिर आगे हम देखेंगे क्या, इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मॉडुलस रेशियो आर नियरली। ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मॉडुलस रेशियो या मॉडुलर रेशियो का मान क्या होगा। तो देखो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है, ठीक है, बहुत बड़ा है, इसके लिए अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हमारा वीडियो बना देंगे, बट अभी नॉर्मली वैसे आप समझ लीजिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है, दोनों जानते हो, बस उसका नाम नहीं जानते हो, पहचानते दोनों को। जैसे हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलर रेशियो जो होता है, मॉडुलर रेशियो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बटे, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, अर्थात कंक्रीट का मॉडुलर रेशियो और स्टील का मॉडुलर रेशियो या स्टील का मॉडुलर रेशियो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस नहीं सॉरी मॉडुलस नहीं रहेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तथा कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, मॉडुलर रेशियो। ये तो होता है। और दूसरा आप जानते हो 280/3 सिग्मा सी बी, ये भी तुम्हारा मॉडुलर रेशियो है। तो हम कहेंगे कि इसमें शॉर्ट टर्म कौन सा हुआ, लॉन्ग टर्म कौन सा हुआ। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब ये कि कंक्रीट में क्रीपिंग इफेक्ट को भी ध्यान में रखा जाए था, जो इफेक्ट क्रीप के कारण हो रहा है कंक्रीट पे उसको भी ध्यान में रखा जाए, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। क्लियर है। अब देखो कंक्रीट में क्रीप को ध्यान में रख रहा है तो हम कहेंगे कि जो भी इसमें क्रीपिंग होता है वह सामान्यतः, ठीक है, वाटर रेशियो हो गया या वाटर क्वांटिटी हो गया, सीमेंट क्वांटिटी हो गया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया, अरे काफी चीजें हैं उस पर इफेक्ट डालता है, इस आप सीटिंग पढ़े होंगे। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो क्रीप डालता है, जो भी क्रीप प्रभाव डालता है उसी को लेकर के हम वर्किंग स्ट्रेस में क्या करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं और उसी के आधार पर हम डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, वहां पर जब हम आपको स्टार्टिंग बताया तो हमने ये कहा था कि वर्किंग स्ट्रेस में जब डिजाइन कराने गया तो क्रैकिंग को ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, और इसीलिए मॉडुलर रेशियो यम से गुणा करा दिया। भाई जब कंक्रीट को ध्यान में, जब क्रीप को ध्यान में नहीं रखा गया अर्थात क्रैकिंग को ध्यान में रखा गया तो उसको बराबर करने के लिए इक्विवेलेंसी करने के लिए स्मॉल m से गुणा कराता है, और वहां पर जो स्मॉल m का मान होता है वो होता है 280/3 सिग्मा सी बी। तो वही चीज यहाँ पर भी करेंगे हम। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे, शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो है, मॉडुलर रेशियो, ये जो मॉडुलर रेशियो है शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये आपका होगा ES/EC। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो, ठीक है, पूरा लिख लेते हैं, अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस समझ लेंगे, मॉडुलर रेशियो ये जो हमारा होता है इसको भी स्मॉल m से ही कहते हैं, और ये होता है आपका 280/3 सिग्मा सी बी सी। क्लियर हुआ, सी बी है वही है। इसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म में, ये क्रीप को या क्रीप के इफेक्ट को ध्यान में रखते हैं, इफेक्ट ऑफ क्रीप, ठीक है, को कंसीडर किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब हम यहाँ से यम का मान निकालेंगे तो ये हमारा ES स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो कितना होता है, तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²।
डिवाइड बाय करेंगे कंक्रीट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, आईएस कोड 456 2000 के अनुसार, ठीक है, वो उठा के रखेंगे नवीनतम वाला, और वो आपका है 5000 FCK। ये हमारा क्या है यहाँ पर FCK। FCK क्या है? कंक्रीट की स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि M25 ग्रेड कंक्रीट यूज किया गया। कौन सा ग्रेड? 25। अरे 25 ग्रेड यूज कर रहे हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी FCK अर्थात अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होगी वो हमारा कितना होगा? 25। ठीक है, वो यहाँ से तो यहाँ से हमने सॉल्व किया। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से इस माध्यम का मान जो आएगा 280/3 इंटू, ठीक है, M25 के लिए सिग्मा CBC का मान कितना होता है डिवाइडेड बाय 3। काट दीजिए, कितना आएगा? 8 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, ठीक है। अर्थात तुरंत हम कहेंगे कि यहाँ पर जो सिग्मा CBC का मान लिया जाएगा M25 के लिए, सिग्मा CB का जो मान लिया जाएगा वो 0.5, ठीक है। और यहाँ से हम निकालेंगे m इज इक्वल टू 280/3 इंटू 8.5। अब बता भाई सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? सॉल्व तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ पूरे बटा करेंगे, यहाँ पर 25 रखेंगे, 25 का रूट निकालेंगे, 5 आएगा, 5 यहाँ पर गुणा कर देंगे, ये आएगा 25 इंटू 10⁵, ठीक है, ये तो होगा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी मान आएगा उठा के आपको क्या करना है? रख देना है, ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ मान आना चाहिए, कितना है 2E5 अपान कितना है 25E3। ये आपका जो बन रहा है वो आ रहा है 8। ये ऊपर शॉर्ट टर्म मॉडुलस से जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है 8। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यहाँ से इस माध्यम का मान कितना आ रहा है, ठीक है। इसके लिए हम टेबल बनवाए थे वहाँ से आप देख लीजिए, 11 के समथिंग आता है, लॉन्ग निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका आ रहा है 2 अपान कितना है 3 इंटू 8.5, और यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आ रहा है 10.98। कितना आ रहा है ये? 10.98। और इसको हम जो लिखाए हैं वो कितने लिखाए हैं? 11, ठीक है। अर्थात शॉर्ट टर्म में मॉडुलस रेशो जो भी निकलेगा वो हमारा आएगा 8, और जो भी लॉन्ग टर्म में निकलेगा उसका मान कितना आएगा? 11। बताओ क्लियर हुआ? तो बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, जो आप लोगों ने पूछा था हमने बता दिया यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई से ऊपर लेवल का है, लेकिन SSC जेई में हम ये कह सकते हैं कि पूछ सकता है, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन टफ होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ES ग्रेड में पूछ रहा है तो जाहिर बात है SSC में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको सॉल्व करवा दिया है। क्लियर हुआ? ठीक है, कितना चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं फिर, ठीक है। कुछ और डाउट्स हैं बच्चों के, वो भी क्लियर करते हैं। अब नया टॉपिक जो है अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा। रेनफोर्समेंट में कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लाजमी है डाउट होना, ठीक है, क्योंकि हम तो बताए नहीं थे, हम तो सोचे थे कि बेसिक चीज़ आपको पता होगा, फिर आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे, लेकिन ठीक है देख लीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर रेनफोर्समेंट स्टील की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये होता नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं बस, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है आपका मेन रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। अगला क्या होगा, ठीक है, हम यहाँ पर बोल देते हैं सेकेंडरी। देखो याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, बस ध्यान से देखते रहो बस को। अब इसको हम बोल देते हैं साइड रेनफोर्समेंट। क्लियर हो? कुछ नहीं, सब एक ही चीज है। इसको डिफाइन कैसे किया है, जैसे गांव में देखो कहीं से कोई कन्या शादी करके आती है, तो जब वो लड़के के घर आती है तो लड़के के घर वाले उसका नाम या नामकरण उसके गांव को ले करके करते हैं। भैया ये फलाने वहाँ की हैं, वहाँ से उठा के इनका नाम रखो, ठीक है। भैया फलाने वहाँ की हैं, वहाँ से उठा के नाम रखो। तो उसी प्रकार ये भी हैं एक के चीज सब, बस अब क्या है कि इनका स्थान कैसे कैसे है उसी हिसाब से इनका नाम रखा गया है। क्लियर हुआ?
अब देखते हैं थोड़ा सा, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा मेन रेनफोर्समेंट की, तो रेनफोर्समेंट हम डालते क्यों है? हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस को बेयर करने के लिए। तो हम कहेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे सिंगली रेनफोर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे अगर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, या वह रेनफोर्समेंट जो केवल टेंसाइल स्ट्रेस को बेयर कर रहा है या टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मेन रेनफोर्समेंट। क्लियर हुआ यहाँ से? मेन रेनफोर्समेंट की जो दाया होती है वह 12 mm से कम नहीं होना चाहिए और 50 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 12 mm से कम नहीं होगा और 50 mm से अधिक नहीं होगा। अगर यही रेनफोर्समेंट बीम के केस में डाल रहे हैं, यही रेनफोर्समेंट कहाँ डाल रहे हैं? बीम में डाल रहे हैं, बीम, ठीक है, बीम में डाल रहे हैं, तो मिनिमम जो होगा वो होगा 12 mm फाइव और मैक्सिमम जो होगा वह 40 mm फाइव लिया गया है, ठीक है। दाया हम सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ डाया की बात कर रहे हैं। मेन डायमीटर जो होगा बार का वो हमारा कितना? 12, इससे कम नहीं होगा, इससे कम मेन बार में डायमीटर हम डालेंगे, मेन बार की डायमीटर हम कम लेंगे ही नहीं, क्लियर हुआ। और अधिकतम कितना? 50, ठीक है। बीम के केस में 40, क्लियर हुआ। क्यों? बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी जब हम बताएंगे तो वहां पर भी आपको, ठीक है, एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हम कम क्यों ले रहे हैं, हम बढ़ा के क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल वहां पर समझ में आ जाएगा। अगर कॉलम के केस में पूछ रहा है, कॉलम के केस में मेन रेनफोर्समेंट कितने में व्यास की सरिया यूज करना चाहिए, कितने में व्यास का बार यूज करना चाहिए, तो हम कहेंगे भैया मेन रेनफोर्समेंट, तो मेन रेनफोर्समेंट तो 12 mm से कम हो ही नहीं सकता, तो हम कहेंगे 12 mm से ऊपर, तो 12 mm भी तो ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, इसके ऊपर भी ले सकते हो। तो ये सब आपका क्या आ गया? रेनफोर्समेंट के डायमीटर हमने दिखा दिया, ठीक है। वैसे जब हम एक एक करके पढ़ाएंगे तो वहाँ पर सब आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। उसका सेकेंडरी की हम बात कर लेते हैं। हाँ, ये तो समझ में आएगा, जो टेंसाइल स्ट्रेस को ही बियर करे या रेजिस्ट करे वही हमारा क्या होगा? मेन रेनफोर्समेंट। बता भी क्लियर होगा नहीं यहाँ से, ठीक है। अब सेकेंडरी क्या? सेकेंडरी देखो कौन कौन आता है, सेकेंडरी में कौन कौन आता है, बहुत ध्यान से देखना, बस याद करना नहीं है, बहुत जल्दी याद होगा। सेकेंडरी में आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। उसके बाद एंकर बार भी इसी में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? स्टीरप्स भी हम इसी में डाल देते हैं, ठीक है। स्टीरप्स को भी हम इसी में ले रहे हैं, ठीक है सब अलग अलग, है सब अलग अलग, सबके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए बस। स्टीरप्स को भी इसी में देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्पाइरल बनता है कॉलम में, ठीक है, या हेलिकल जो बनता है, हेलिकल बार, वो भी हमने क्या किया? इसी में ले लिया, क्लियर हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, एंकर बार हो गया, स्टीरप्स हो गया, स्पाइरल हो गया, हेलिकल हो गया, ये सब भी क्या है? सेकेंडरी भाई बार तो यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं, क्लियर हुआ। अब देखो कैसे स्लैब के केस में क्या जाते हैं, अब आप पढ़े नहीं हो, वहां पर पहुंचेंगे हम बताएंगे। तो वहां पर क्या होता है कि पहले आपकी छत कुछ, जो आप छत ढालते हुए देखे हो, तो गाँव में तो दोनों बराबर यूज कर देते हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं होता है, थोड़ा कम ज़्यादा होता है। ये आपका क्या हुआ? नीचे पड़ा, ठीक है, नीचे पड़ा। हमने कहा ये आपका टेंसाइल लोड को क्या कर रहा है? बियर कर रहा है, डिफ्लेक्शन को रोक रहा है। अब हमने क्या किया कि इन सभी को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए, इन सभी को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए हमने कुछ इस प्रकार से बार लगाकर इनको बांध दिया। तो इस जो हम बार यहाँ पर लगा रहे हैं, हम इसको किस मकसद से लगा रहे हैं कि ये जो मेन रेनफोर्समेंट पड़ी है ये अपने स्थान से ना हटे, क्लियर हो? हमने लगा दिया, लेकिन बाद में जब हमने देखा इनका यूज, तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हुआ इस बात से कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हमने डाला था, ठीक है, स्लैब पर आने वाले पॉइंट लोड को यूडीएल में बदल दे रहा था, क्लियर हुआ। ये एंकर भी उसी प्रकार से कार्य करता है, एंकर बार आने वाले बीम पर या बीम पर आने वाले जो भी पॉइंट लोड होगा उसको किसमें बदलता है? यूडीएल में बदल देता है, ठीक है। अब फिर डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज और देखने को मिलता है, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हम जानते हैं कंक्रीट में एक्सपेंशन होता है, किसी भी मटेरियल में एक्सपेंशन होता है। तो
तो उस एक्सपेंशन को भी क्या करता है, रोकने का कार्य करता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी जब हम चेकिंग के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें बताएंगे। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन एक पूछे थे इसलिए हम बता दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, एंकर, स्टीरप्स, स्पाइरल, ये सब हम किसके अंतर्गत रखिए, सेकेंडरी बात के अंतर्गत रखिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो भाई साहब हैं ये इतने स्टीरप्स और ये, इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो स्टीरप्स जो होता है आपका, स्टीरप्स जो होता है वो प्लेन बार का बनाते हैं सामान्यतः, अर्थात 6 से 10 mm यूज कर सकते हो। ठीक है, 6 से 10 mm का बार यहाँ पर यूज कर सकते हो। और इनके लिए जो हम यूज करते हैं वो 8 से 12 यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये 12 हम नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि हेलिक्स बनाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए इस 12 को हटाकर यहाँ पर कितना रखा गया है, 10। सामान्यतः जो यूज करते हैं वो 8 का यूज करते हैं। इसके लिए कुछ ठीक है लिमिटेशन है, आप कॉलम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, कॉलम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि 8 से 10 ही केवल यूज करते हैं, और सामान्यतः जो यूज करते हैं कौन यूज करते हैं, 8। ठीक है, ये हेलिकल क्या है, कुछ नहीं, ऐसे पकड़ो, एक रस्सी उठाओ यहाँ से, लपेटते हुए ऊपर की ओर चले जाओ, वही हमारा क्या है, हेलिकल। क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन और एंकर बार है ये मेन बार से थोड़ा सा कम देते हैं, मेन बार से थोड़ा सा कम लेते हैं, लेकिन किसी भी केस में 10 mm भाई से कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो हमने क्या क्या देख लिया, मेन बार भी देखा, सेकेंडरी बार भी देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ गया होगा। आगे साइड रेनफोर्समेंट क्या है? मेन बार तो हमने देखा, इसको हम हटाएंगे भाई थोड़ा सा। मेन बार में हमने देखा कि ये टेंसाइल स्ट्रेस को बियर कर रहा था और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे था। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने सेकेंडरी में क्या देखा कि ये मेन रेनफोर्समेंट को या मेन बार को अपने स्थान पर बनाए रखता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। ठीक है, बीम में मेन बार और स्टीरप्स को अपने स्थान पर बनाए रखता है, वो हमारा क्या हो गया, ठीक है, स्टीरप्स हो गया। हम कहेंगे वो नहीं, मेन बार या स्टीरप्स को अपने स्थान पर बनाए रखता है तो उसको हम कहते हैं एंकर बार। क्लियर हो? तो अच्छा, कॉलम में मेन बार को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए और बकलिंग में सेफ होने के लिए एक रस्सी की भाग यहाँ पर लपेटा जाता है सरिया, उसको हम कहते हैं क्या, एंकर। क्लियर हो यहाँ से? तो हाँ, सबका विस्तार होगा, लेकिन हाँ क्लास में या नहीं जब आपका लेक्चर आएगा तो उसमें। ठीक है ना, आगे देखते हैं साइड रेनफोर्समेंट क्या है। साइड रेनफोर्समेंट से बड़ा क्वेश्चन होता है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, बोलता भी बहुत है क्योंकि स्टील और ये दोनों अगर मिला दोगे तो एक बार कंफ्यूज हो जाता है। चलो देखते हैं साइड रेनफोर्समेंट है क्या, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो नाम, इसका नाम देखो, बस नाम क्या है, नाम कह रहा है साइड रेनफोर्समेंट, मतलब किनारे पड़ेंगे। यहाँ पर हमने ये इसका स्टीरप्स बना दिया, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, इसका स्टीरप्स बना दिया। ठीक है, स्टीरप्स क्या होता है भाई, छल्ला, ये हमने बनाया यहाँ पर। यहाँ पर हमने कुछ रेनफोर्समेंट अप्लाई किया था, कितना किया था उसका मतलब नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि जब इसकी गहराई अधिक हो जाए 750 mm। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, किसी में ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें 750 ऑप्शन में था नहीं, वहां पर ऑप्शन में 700 था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, जब इससे अधिक हो रहा है तो 700 से भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका मेन है यही है, अगर गहराई का 750 mm से अधिक हो जाए तो वहां पर साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये साइड रेनफोर्समेंट है क्या? जब इस पर लोड पड़ेगा तो हम कह रहे हैं कि ये बीच में कुछ इस प्रकार से फैलने का प्रयास करेंगे और उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर भी कुछ स्टील इस प्रकार से डाल देते हैं। बताओ क्लियर? इसी को हम क्या कहते हैं, साइड रेनफोर्समेंट। बताओ क्लियर हो नहीं यहाँ से? ठीक है, तो साइड रेनफोर्समेंट क्या है? ठीक है, जो वेब पे पड़ता है, या हम कहेंगे टेंसाइल जोन या कंप्रेशन जोन में ना होकर के ये कहाँ पड़ता है, ठीक है, धरन के, ठीक है, जो गहराई होता है उस गहराई पे डाला जाता है, या हम कह सकते हैं
कि साइड वाले फ्लग पर डाला जाता है, ना टॉप पे रहेगा ना बॉटम में रहेगा, कहाँ पर रहेगा, साइड में रहेगा। क्लियर हो? इसलिए इसको हमने बोलते हैं क्या, साइड रेनफोर्समेंट। साइड रेनफोर्समेंट कितना डाल सकते हैं, तो हम कहेंगे 0.1%। कितना डाला जाता है, 0.1%। मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं भाई, मैक्सिमम स्टील कितना डाल सकते हो, 4%। ठीक है, 4% अधिकतम डाल सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम कितना होगा भाई, ये सब के लिए अलग अलग केस है, हम एक तो आपको फार्मूला बता देंगे, उस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, फार्मूला भी आगे आपको मिलेगा, अगर आपको लिखना है देख सकते हो 0.85 BD/FI, 0.85 BD/FI। यहाँ से हम EST मिनिमम का मान निकाल सकते हैं। EST मिनिमम का मान निकालना है 0.85 BD/FI, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप जो साइड रेनफोर्समेंट है वो मिनिमम कितना डाल सकते हैं, 0.1%। ठीक है, अब देखो हमने कहा हमारे पास टी बीम है, हमारे पास क्या है यहाँ पर, टी बीम है कुछ इस प्रकार से। अब जो हमारे पास टी बीम है, तो अब बताओ भाई, अब हम किसका 0.1% लेंगे। यहाँ पर तो है हम पूरे सेक्शन का ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसका लेंगे, तो साइड रेनफोर्समेंट आप डालोगे कहाँ, तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर डाला जाएगा, यहाँ पर डाला जाएगा, यहाँ पर डाला जाएगा। ठीक है, तो हम किसका सेक्शन लेंगे, हम सिर्फ इतना आगे लेंगे, अर्थात वेव का एरिया, इसका वेव का एरिया लेंगे। ठीक है, और इसी वेव एरिया के आधार पर हम कहेंगे कि 0.1 इंटू, ठीक है, एरिया ऑफ वेव। बता रहे क्लियर हो नहीं यहाँ से। ठीक है, तो बीम में अगर रहेगा हम कहेंगे साइड रेनफोर्समेंट 0.1%, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का लिया जाएगा। और अगर टी बीम है तो वेव के एरिया के आधार पर, ठीक है, मिनिमम रेनफोर्समेंट निकाला जाएगा। क्लियर हो यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने साइड रेनफोर्समेंट देख लिया, मिनिमम हमारा कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 4% होता है। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में, ध्यान समझना यहाँ पर, किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना डाल सकते हो, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना डाल सकते हो। ठीक है, तो भैया मिनिमम के लिए हमने फार्मूला बता दिया है, मिनिमम के लिए हमने फार्मूला बता दिया है, लेकिन कुछ केसों में आपको याद करना है तो याद कर लीजिएगा, निकालना है तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ज्यादातर ऑप्शन के आधार पर सॉल्व होते हैं। चलो फिर भी थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चर हमने कहा, ठीक है, इधर हम देख लेते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट, और इधर हमने बात कर लिया किसका, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। क्लियर हो यहाँ से, मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। जब मिनिमम रेनफोर्समेंट की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 0.17% मिनिमम रेनफोर्समेंट डाल सकते हो। ठीक है, ये कहाँ पर डाल सकते हो, बीम में, बीम के केस में डाल सकते हो। निकालना हो तो निकाल लीजिए, किसी बात नहीं है। अगर आप ग्रेड चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा इसका मान लीजिए जब वहां से। तो ये जो ग्रेड हम ले रहे हैं सामान्यतः अपने यहाँ टीएमटी बार यूज किया जाता है, और टीएमटी बार का ग्रेड जो होता है AP 500 होता है, तो इसलिए हमने इसके आधार पर निकाल लिया। आपको निकालना होगा निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल वहां से निकाल लीजिएगा। ये जो पर्सन हम लिख रहे हैं किसका है, क्रॉस सेक्शन एरिया का, अर्थात B into D का। ये B into D में कौन सा एरिया लिया जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा ये ओवरऑल डेप्थ लिया जाता है। कौन सा, ओवरऑल डेप्थ लिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम जो होता है 4% लिया जाता है, तथा 0.04 B/2 में क्या होता है, कैपिटल D, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में। अगर बात आ गई कॉलम की, अगर बात आ गई कॉलम की, कॉलम में कितना होता है, तो मिनिमम जो होता है इसमें वो होता है 0.1%। क्लियर हो, मिनिमम कितना होता है 0.8%। मैक्सिमम कितना होता है, तो हम कहेंगे 6%। मैक्सिमम कितना होता है, 6% होता है। IS कोड 456 2078 के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत यही लिया जाता है, कितना, 6%। क्लियर हो, यहाँ पर 6% लिया जाता है। हाँ, अगर आप बात करेंगे कि इसमें कुछ लिमिट स्टेट में परिवर्तन होता है, लिमिट स्टेट में परिवर्तन नहीं होता है, कहीं कहीं पर 5% आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन 6% ही रहता है। 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करेंगे 4, कोशिश कितना करना है, 4। ठीक है, बीम में या किसी भी स्ट्रक्चर में 4 ज़्यादा हो रहा है हम बनाएंगे ही नहीं, लेकिन कॉलम में
अगर 6 तक हो रहा है तो भी हम यूज करेंगे, अगर 6 से ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। ऐसे स्थानों पर सेक्शन में क्या करते हैं, स्टील के बार को तोड़ देते हैं। अर्थात अगर यहाँ पर ज्वाइंट पड़ रहा है, यहाँ पर ज्वाइंट पड़ रहा है, यहाँ पर ज्वाइंट पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि 2 ज्वाइंट को यहाँ पर बनाएंगे और तीसरी ज्वाइंट को हम कहाँ पर बना देंगे, यहाँ पर बना देंगे। अब यहाँ पर सेक्शन हुआ, यहाँ पर सेक्शन हुआ, स्टील की क्वांटिटी क्या होगा, कम होता हुआ चला जाएगा। कि ये हमारा कुछ क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील होता है। निकालना चाहो वहाँ से आप निकाल सकते हो, क्लियर यहाँ से, ठीक है। बाकी आपको स्लैब से पढ़ाते चलेंगे, जो भी टॉपिक रहेगा, जैसे स्लैब है, ठीक है, तो वहाँ पर जो कैसे क्या लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार कैसे लेते हैं, तो आपको हम वहाँ पर बताते हुए चलेंगे, ठीक है। रेनफोर्समेंट में 2 होता है, जो होता है 0.12, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होता है 0.15 क्रॉस सेक्शन एरिया, ये 15 और 0.12 कहाँ पर लेता है भाई। अगर हम HYSD बार ले लिए तो हम जानते हैं इसकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, अधिक होती है। और जब यील्ड स्ट्रेंथ अधिक होती है तो इसको हम कम मात्रा में यूज करेंगे, ठीक है। और जब कम मात्रा में यूज करेंगे तो हम कहेंगे 0.12 इंटू बी इंटू डी, अर्थात क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हमने माइल्ड स्टील यूज किया तो हम कहेंगे Fe 250, अर्थात वहां पर हम कह रहे हैं क्या, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कम है। यील्ड स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब क्या, ज्यादा स्टील लगेगा। और जब ज्यादा स्टील लगेगा तो हम कहेंगे 0.15 इंटू बी इंटू डी, अर्थात क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अलग अलग केसों में क्या होता है, अलग अलग बनाया जाता है। तो हम आगे जैसे मिलता चलेगा वैसे बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपको, ठीक है, आज काफ़ी चीज़ें बताया गया है, तो इसको सब जो है अपना लिखिएगा। हम जो है कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।